वेलकम स्टूडेंट्स। सो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर जो 4th हमने स्टार्ट किया है दैट इज़ डिटर्मिनेंट्स। उसकी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2। सो एक्सरसाइज 4.2 करने से पहले हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट में हमने पढ़ा था हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट। किसी भी मैट्रिक्स की जो डिटर्मिनेंट होती है उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं उसका मेथड पढ़ा था, वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर वो आपको नहीं आता तो पहले आप प्रीवियस वीडियो देख लो, ठीक है, उसके बाद ये वीडियो देखना। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, जैसे मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज थी वैसे ही डिटर्मिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड। क्या कह रही है फर्स्ट प्रॉपर्टी? किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी, दैट इज चेंज नहीं होगी अगर आप उसकी रोज को उसके कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर देते हो। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास एक डिटर्मिनेंट है ABCDEFGHI। डिटर्मिनेंट क्या होता है? किसी मैट्रिक्स की वैल्यू होती है, वो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके एक नंबर आता है आंसर। ठीक है, अगर यहाँ तो मैंने वेरिएबल लिखे हैं, अगर यहाँ पे नंबर्स होंगे, ठीक है, तो उसको सॉल्व करके एक नंबर आंसर आता था, वो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। अब ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर इस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व करूंगा तो इसका कुछ आंसर आएगा, दैट इज कोई नंबर आएगा। इसके आंसर को मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको सॉल्व करके क्या नंबर आया? एक्स आया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देता हूँ, दैट इज रोज को कॉलम बना के लिख दो या कॉलम को रोज बना के लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, सो पहली रो इसकी ABC, वो यहाँ पे बन जाएगा पहला कॉलम ABC। सेकंड रो इसकी DEF, यहाँ पे हो जाएगा DEF। थर्ड रो इसका थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये मैंने क्या किया, रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। यहाँ पे जो रो थी वो यहाँ पे कॉलम बन चुकी है और यहाँ पे जो कॉलम था वो यहाँ पे रो बन जाएगा। ठीक है, देख लो, यहाँ पे रो थी ABC, यहाँ ABC कॉलम बन गया फर्स्ट। सिमिलरली यहाँ पे देखो सेकंड कॉलम था BEH, ये सेकंड कॉलम था ना, यहाँ पे ये सेकंड रो होगी, देखो BEH सेकंड रो। सो रोज और कॉलम्स को हमने इंटरचेंज कर दिया। अब ये प्रॉपर्टी कहती है कि अगर रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया ना, फिर भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालोगे, अगेन इसका आंसर क्या आएगा? वही नंबर आएगा x। दैट इज रोज एंड कॉलम को इंटरचेंज करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होता, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी। सेकंड प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी में था कि पूरी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। सेकंड प्रॉपर्टी में अगर आप दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हो देन द साइन ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस। डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। दैट इज अगर पहले डिटर्मिनेंट का आंसर आ रहा था +4, अब आंसर हो जाएगा -4। अगर आपने क्या किया, दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया है। ठीक है, सभी रोज को नहीं इंटरचेंज किया। यही एग्जाम्पल हम लेते हैं, यहाँ पे इसका आंसर आ रहा था x, अब मैंने क्या किया, इसकी सिर्फ किसी दो रोज को या दो कॉलम को इंटरचेंज किया, सभी रो को इंटरचेंज नहीं किया। सपोज मैंने फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर दिया, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, रो फर्स्ट और ऐसे डबल हेड वाला एरो लगाना है R2। इसको रीड कैसे करेंगे कि रो 1 को हमने रो 2 के साथ एक्सचेंज कर दिया, मतलब पहले जहाँ पे रो 1 थी अब वो रो 2 हो जाएगी और जहाँ पे रो 2 थी वो अब रो 1 हो जाएगी। तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगी, रो फर्स्ट जो थी ABC वो तो सेकंड रो हो जाएगी, जो सेकंड रो है वो फर्स्ट हो जाएगी। इंटरचेंज करना है, सिंपल है, इनको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। सो DEF फर्स्ट रो हो जाएगी और ABC सेकंड रो हो जाएगी। सो इस केस में मैंने क्या किया, सिर्फ दो रो को इंटरचेंज किया, फर्स्ट और सेकंड को। इस केस में वो कह रहा है अभी भी आंसर वही आएगा लेकिन उस आंसर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर आंसर x आ रहा है तो अब क्या आएगा, -x आ जाएगा, -1 साइन। तो अब याद रखना आपने, अगर किसी डिटर्मिनेंट की आपने सभी रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर दिया तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज, अगर आपने किसी दो कॉलम्स को या दो रोज को इंटरचेंज किया, सभी रोज को नहीं, सिर्फ दो रोज को, दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू वही रहेगी बट साइन चेंज हो जाएगा। अगर पहले पॉजिटिव थी वैल्यू अब नेगेटिव हो जाएगी, अगर पहले नेगेटिव है तो पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर यहाँ पे -x आ रहा होता तो दो रोज को इंटरचेंज करने पे अब ये माइनस क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, +x आंसर आएगा, दैट इज साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, दो रोज को चेंज करने से एक माइनस साइन में आ जाता है साथ में, एक माइनस पहले से था, एक माइनस हो रहेगा तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी अब देखते हैं, इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर कोई भी दो रोज या दो कॉलम सेम हुए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, आपको कैलकुलेट करने की आगे जरूरत नहीं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी टेक्स्ट बुक में प्रूफ भी की हुई हैं, अगर आपको इनको प्रूफ करना है तो वहां से आप देख सकते हो, बिल्कुल इजी प्रूफ है इनके। ठीक है, सो क्या कहती है थर्ड प्रॉपर्टी, अगर किसी मैट्रिक डिटर्मिनेंट के दो रोज सेम है, ठीक है, या दो कॉलम सेम है तो उसका आंसर 0 होगा। ABCDEF और ये थर्ड रो भी सपोज है ABC। अब देखो, अगर मैं आपको पूछूं इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी तो आप सॉल्व किए बिना ही दिखा सकते हो बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू होगी 0। वाई? क्योंकि इसकी दो रोज देखो सेम है, रो फर्स्ट के एलिमेंट है ABC और रो थर्ड के एलिमेंट भी है ABC, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0।
सो अगर दो कॉलम भी सेम हुए तब भी आंसर 0। सो थर्ड प्रॉपर्टी इज इफ two rows or two columns of a determinant are identical then the value of the determinant is 0. This is your third property. So फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी होगी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में आपने रोज को कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर दिया तो उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी होगी अगर आपने दो रोज या दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया देन डिटर्मिनेंट की वैल्यू का साइन चेंज हो जाएगा सिर्फ, ठीक है, मैग्नीट्यूड अभी भी वही रहेगा। अगर किसी डिटर्मिनेंट का आंसर सपोज 10 आ रहा है, उसको सॉल्व करने पे उसका नंबर क्या आ रहा है 10 आ रहा है, अब आपने उसके दो कॉलम्स या दो रोज को एक्सचेंज कर दिया तो अब आंसर -10 आएगा, या सपोज पहले आंसर -10 आ रहा था तो अब +10 आएगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। और थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में आपके दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएं देन उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। प्रूव भी कर सकते हो, बिल्कुल ईजी है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और कॉलम of a determinant is multiplied by a constant k then its value gets multiplied by k। क्या मीनिंग हुआ इसका कि अगर किसी डिटर्मिनेंट की एक रो या एक कॉलम को आपने किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया तो वो पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के साथ वो k मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यही प्रॉपर्टी मैट्रिक्स में भी थी बट मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी डिफरेंट है, ठीक है। क्या कह रहा है वो कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी नंबर से आप किसी रो या किसी कॉलम को मल्टीप्लाई करते हो, सपोज ABCDEF GHI, ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है, इसको मैंने सॉल्व किया, सपोज इसका आंसर आया x, इसका आंसर क्या आ रहा है x। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को किसी कांस्टेंट k के साथ मल्टीप्लाई किया, वो कांस्टेंट कोई नंबर ही होगा 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, सपोज 4 से मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट रो को, तो फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4a, ये हो जाएगा 4b, ये हो जाएगा 4c। अब यहाँ पे है DEFGHI। अब ये प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया देन उसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू के साथ भी वही कांस्टेंट आएगा, दैट मींस अब इसका जो आंसर आएगा x नहीं आएगा, कितना आएगा 4x आएगा। और मैट्रिक्स में भी यही प्रॉपर्टी थी बट वहाँ डिफरेंस था, वहाँ डिफरेंस ये था कि मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता था। अब ये डिफ्रेंशिएट कर लेना आप, ठीक है। मैट्रिक्स में अगर कोई नंबर बाहर है उसको जब अंदर मल्टीप्लाई करना होता है तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था, याद है। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या है, अगर कोई एलिमेंट बाहर है, कोई कांस्टेंट बाहर है, उसको आपको अंदर मल्टीप्लाई करना है तो वो किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई करना है या किसी एक कॉलम के साथ, एक ही रो या एक ही कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास ABCDEFGHI ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट है और मैं कहता हूँ इसको आपने एक नंबर 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये 5 अंदर जब मल्टीप्लाई होता था मैट्रिक्स के केस में तो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता था, बट डिटर्मिनेंट के केस में ऐसा नहीं होगा। ये अंदर जाके या तो किसी एक रो के साथ मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम के साथ, वो आपकी चॉइस है किसके साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। मैं 5 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इसके साथ भी, 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 किसी भी रो के साथ, किसी भी कॉलम के साथ। सो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते तो 5 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकंड रो के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 5 को, ठीक है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 4 इसके साथ नहीं लिखता, सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करता तब भी आंसर, इस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या था 4x आता। अगर पहले इसका आंसर x था अभी भी इसका आंसर क्या आएगा 4x आएगा। वो मैटर नहीं करता आपने किस रो या किस कॉलम से मल्टीप्लाई किया, आंसर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। सिमिलरली अगर इसका आप रिवर्स सोचोगे, रिवर्स का मीनिंग हो गया कि अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, ऐसे सपोज डिटर्मिनेंट है आपके पास ABC 3D GHI। अब इस डिटर्मिनेंट से देखो, आपने देखा कि सेकंड कॉलम के सेकंड रो के हर एक एलिमेंट के साथ 3 है, सो 3 को आप कॉमन ले सकते हो 3 को, तो 3 जब कॉमन आएगा यहाँ पे बाहर आ जाएगा। उसी का अपोजिट रिवर्स में सोच रहा हूँ, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता था, जब कोई एलिमेंट कॉमन लेना होता था तो वो एलिमेंट हर एक एलिमेंट के साथ होना चाहिए तभी वो कॉमन ले सकते हो आप। डिटर्मिनेंट में हर एक एलिमेंट के साथ नहीं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम के साथ वो एलिमेंट होना चाहिए तो वो कॉमन आ जाएगा। सपोज यहाँ हर एक के साथ 3 3 होता, इस प्रॉपर्टी को ध्यान से देखना, ये बहुत यूज होगी, ठीक है। अब मैट्रिक्स में क्या होता था, अगर मुझे यहाँ हर एक एलिमेंट के साथ 3 है तो मैं 3 कॉमन लूंगा, एक बार 3 आएगा बाहर। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि यहाँ पे आप 3 बार कॉमन आएगा, एक बार इस रो से कॉमन आएगा, एक बार इस रो से, एक बार इस रो से। तो जब मैं कॉमन लूंगा 3 को तो यहाँ 3 टाइम्स 3 आएगा, 3 × 3 × 3, कहने का मतलब जो कॉमन आएगा वो 27 कॉमन आएगा। समझ में आ गई बात। जब किसी कांस्टेंट को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। और उसका अगर रिवर्स में सोचूं तो किसी मैट्रिक्स में से अगर किसी एलिमेंट को आपको कॉमन लेना है, बाहर लेना है, तो हर एक एलिमेंट से वो कॉमन आएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में अगर किसी कांस्टेंट से किसी डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना है तो वो अंदर जाके या तो किसी रो के साथ मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम के साथ, एक के साथ, ठीक है। सिमिलरली अगर कॉमन लेना है एलिमेंट तो एक रो से एक एलिमेंट कॉमन आएगा,
अगर वो एलिमेंट सभी एलिमेंट्स के साथ है तो हर एक रो से एक बार आएगा, एक बार यहाँ से कॉमन आएगा 3, एक बार यहाँ से कॉमन आएगा, एक बार यहाँ से आएगा, 3 बार आएगा बाहर। समझ में आ गई बात। So property number 5, if sum or all elements of a row or column of a determinant are expressed as a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as the sum of two or more determinants. सिंपल है ये प्रॉपर्टी भी, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है वो आपको, अगर आपके पास ऐसी कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसमें एक रो में एलिमेंट्स जो हैं उनमें एक से ज़्यादा टर्म है, उसका क्या मीनिंग हुआ। सपोज फर्स्ट रो में आपके पास एलिमेंट है a प्लस बी, सी प्लस डी, ई प्लस एफ, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2 4 1 5 0 6। आप देख रहे हो कि फर्स्ट जो रो है इस डिटर्मिनेंट की उसमें दो टर्म्स हैं, है ना। यहाँ पे देखो 2 टर्म्स हैं, यहाँ पे भी 2 हैं, यहाँ भी 2। अब ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि इनको आप ओपन करके ऐसे लिख सकते हो, इसको मैं एज ए सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट लिख सकता हूँ। सो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में पहला एलिमेंट आएगा a 2 5, यहाँ पे आएगा c 4 0, यहाँ पे आएगा e 1 6 प्लस, क्योंकि इन सब के बीच में कौन सा साइन था, प्लस का, तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। अब यहाँ पे सेकंड एलिमेंट आएगा, यहाँ पे b, ये वाले एलिमेंट सेम 2 5, यहाँ पे आएगा d 4 0, और यहाँ पे आएगा f 1 6। ये है ये प्रॉपर्टी के इफ़, क्या थी ये प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पे, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, ठीक है, यहाँ मैंने 2 टर्म्स लिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकती थी, प्लस यहाँ पे कोई और एलिमेंट होता तो यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट आ जाती, ठीक है। तो देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ 2 और मोर डिटर्मिनेंट्स। अगर किसी डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में एक से ज़्यादा टर्म है तो उसको आप ब्रेक करके इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी 6 इज इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो or column of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added or subtracted भी हो सकते हैं, ठीक है। then the value of the determinant remains the same। ये तो सेम प्रॉपर्टी है जो हमने मैट्रिक्स में भी यूज़ की, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी है ये कि किसी भी डिटर्मिनेंट की रो को, अगर आपके पास ये एक डिटर्मिनेंट है a b c d e f g h i, तो इस डिटर्मिनेंट की किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ प्लस माइनस कर सकते हो, किसी दूसरी रो के 2 टाइम्स प्लस माइनस कर सकते हो, 3 टाइम्स प्लस माइनस कर सकते हो, उससे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिमिलरली कॉलम्स के साथ भी, ठीक है, जो ऑपरेशन हमने कहाँ किए थे, मैट्रिक्स में किए थे, ये सेम प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स वाली, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, रो 1 को लिख सकता हूँ रो 1 प्लस रो 2, तब ये क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट बन जाएगी। रो 1 को मुझे चेंज करना है, रो 1 को अब इस तरह से लिखना है, रो 1 प्लस रो 2, सो a प्लस डी, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस डी, b प्लस ई, ठीक है, c प्लस एफ, फर्स्ट रो में सेकंड रो का एलिमेंट में ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला ऑपरेशन लगाया मैंने यहाँ पे, और सेकंड रो और थर्ड रो एज इट इज़ रहेगी, बिकॉज मैंने जो ऑपरेशन लगाया वो सिर्फ फर्स्ट रो पे लगाया, देखो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाया। सो ये ऑपरेशन लगाने के बाद इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी कहती है। अगर इसका आंसर x आ रहा था तो इसका आंसर भी x ही आएगा। सिमिलरली रो 1 में मैं रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 2 भी कर सकता हूँ, रो 1 में प्लस 3 टाइम्स रो 2 भी कर सकता हूँ, रो 1 में मैं माइनस भी कर सकता हूँ 4 टाइम्स रो 2, या रो 1 में माइनस 5 टाइम्स रो 3 भी कर सकता हूँ। सो ऐसे सारे ऑपरेशन आप लगा सकते हो किसी भी डिटर्मिनेंट में, उससे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये सेम प्रॉपर्टी है जो हमने मैट्रिक्स में भी पढ़ी थी, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज़ होंगी तो एक्सरसाइज 4.2 आपकी ईजिली हो जाएगी, ठीक है। सो क्या ये प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी डिटर्मिनेंट की रोज और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज करें तो उसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, अगर 2 रोज या 2 कॉलम को इंटरचेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी, इफ 2 रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ये तो सिंपल है, अगर 2 रोज या 2 कॉलम आइडेंटिकल हुए तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होगी। नेक्स्ट, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट के, देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। अगर किसी रो या किसी कॉलम को आपने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो पूरी मैट्रिक्स का जो आंसर था पहले वो भी उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली प्रॉपर्टी नंबर 5, कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी रो में एक से ज़्यादा टर्म्स हैं तो उनको आप ब्रेक करके लिख सकते हो। प्रॉपर्टी नंबर 6 सेम है जो मैट्रिक्स में भी पढ़ी, कि किसी भी रो को किसी दूसरी रो के साथ प्लस माइनस कर सकते हो, उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू अनचेंज रहेगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ध्यान में रखते हुए अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर 1, यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग इन एक्सरसाइज 1 to 7 प्रूव दैट। आपको इस एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 7 क्वेश्चन है उनमें आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज करना है एंड विदाउट एक्सपेंडिंग,
डिटर्मिनेंट की वैल्यू को एक्सपैंड नहीं करना है। एक्सपैंड करने का क्या मीनिंग हो गया, जो हमने डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना हमें आता है वो हमने कहाँ पढ़ा, फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा, ठीक है ना। इस डिटर्मिनेंट को आपको प्रूव करना है जीरो से, तो उस मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ पे इसको एक्सपैंड कर दो तो इसका आंसर देखो जीरो आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में इसने कह दिया कि आपको इसको एक्सपैंड किए बिना ही, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को यूज करके प्रूव करना है इस पूरी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है, जीरो, ठीक है। जीरो की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी अभी, थर्ड प्रॉपर्टी जो पढ़ी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाएं, दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाएं तो उसका आंसर जीरो होता है। सो यहाँ पे भी दो रोज और दो कॉलम सेम करेंगे हम, सेम नहीं है बट सेम कर सकते हैं कोई प्रॉपर्टी यूज करके। देखो फर्स्ट कॉलम में क्या है एक्स वाई जेड, सेकंड कॉलम में क्या है ए बी सी, और थर्ड कॉलम में क्या है एक्स प्लस ए, दैट इज इन दोनों का सम एक्स प्लस ए। देखो यहाँ पे है वाई प्लस बी, जेड प्लस सी, यहाँ पे है जेड प्लस सी। तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड कर दूंगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट में पढ़ी कि किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो के साथ प्लस माइनस कर सकते हो, किसी कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ प्लस माइनस कर सकते हो। सो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम को ऐड कर दूंगा। उससे क्या हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम बन जाएगा एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। फिर फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम जब हम देखेंगे वो तो सेम हो जाएंगे। सो अगर दो कॉलम और दो रोज किसी डिटर्मिनेंट के सेम हो जाए तो उसका आंसर क्या होता है, जीरो। दो स्टेप में ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, कॉलम पहले क्या ऑपरेशन लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड को ऐड करेंगे, ठीक है। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, एक डिटर्मिनेंट है एक्स वाई जेड ए बी सी, और इसके थर्ड कॉलम के एलिमेंट है एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। ओके, सो हमने यहाँ पे ऑपरेशन लगाना है। हमने क्या ऑपरेशन लगाया, हमने कॉलम फर्स्ट को लिखना है एज कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड। तो क्या बन जाएगी ये लेफ्ट हैंड साइड, कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड ऐड करना है तो एक्स प्लस ए, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी सेकंड कॉलम ऐड कर रहा हूँ फर्स्ट में, ठीक है, जेड प्लस सी। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी में पढ़ा किसी भी कॉलम या किसी भी रो को दूसरी रो या दूसरे कॉलम के साथ प्लस माइनस करने से डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। सेकंड कॉलम एज इट इज़ लिखना है क्योंकि हमने जो ऑपरेशन लगाया वो फर्स्ट कॉलम पे लगाया, तो सेकंड कॉलम को एज इट इज़ लिख दो ए बी सी। थर्ड कॉलम को भी एज इट इज़ लिखना है एक्स प्लस ए, वाई प्लस बी, जेड प्लस सी। अब हम देख रहे हैं कि इसकी जो फर्स्ट कॉलम है और जो थर्ड कॉलम है वो तो सेम हो गया, और हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में दो कॉलम या दो रोज आइडेंटिकल हो तो उसका आंसर जीरो होता है। इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे सिंस कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड आर आइडेंटिकल देयरफॉर विच इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सिर्फ दो प्रॉपर्टीज का यूज़ किया। इस क्वेश्चन को एक मेथड और से कर सकते हैं, तो कौन से, फिफ्थ प्रॉपर्टी यूज़ करके। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में एक से ज़्यादा टर्म्स हैं, देखो यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे भी दो टर्म्स है, इसको मैं एक मेथड और से कर सकता हूँ, वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको कैसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा एज ए सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट। पहला कॉलम वैसे ही क्योंकि इसमें एक एक एलिमेंट था, दूसरा कॉलम वैसे ही, थर्ड कॉलम में दो दो एलिमेंट थे, पहला एलिमेंट लिखो एक्स वाई जेड, और इन सब में प्लस का साइन है, यहाँ प्लस एक डिटर्मिनेंट और लिखो, फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, सेकंड कॉलम एज इट इज़, और यहाँ पे आएंगे सेकंड एलिमेंट दैट इज ए बी सी। ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 5 में पढ़ा। अगर किसी कॉलम या किसी रो में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट है, टर्म्स हैं, तो उसको ब्रेक करके आप इस तरह से लिख सकते हो। अब देखो इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो गया, देखो एक्स वाई जेड, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो प्लस, और इस डिटर्मिनेंट में सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो गया, देखो ए बी सी, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो। सो जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू राइट आंसर। सो इस क्वेश्चन को हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करके भी कर सकते हैं या आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मर्जी करो, दोनों सोल्यूशंस करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन, अगेन एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसको भी जीरो करना है, ओके, इसको भी आपको जीरो करना है। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ए माइनस बी फर्स्ट रो में है, यहाँ पे है बी माइनस सी, यहाँ पे है सी माइनस ए। तो अगर मैं क्या करूँ, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम भी ऐड कर दूं और थर्ड कॉलम भी ऐड कर दूं, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम भी ऐड कर दूं और थर्ड कॉलम भी ऐड कर दूं, तो फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट 0 0 0 हो जाएंगे। कैसे, देखो ना, यहाँ पे क्या है ए माइनस बी, यहाँ पे क्या है बी माइनस सी, यहाँ पे क्या है सी माइनस ए। इन तीनों एलिमेंट को अगर मैं ऐड करता हूँ तो देखो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, क्या बचेगा, जीरो। सिमिलरली यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। किसी भी डिटर्मिनेंट के अगर एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट 0 0 हो जाए तो उसकी पूरी वैल्यू ही जीरो हो जाती है। देखो ना यार, अगर आपके पास कोई डिटर्मिनेंट है, उसके एक कॉलम के एलिमेंट 0 0 हैं, बाकी एलिमेंट जो मर्जी हो, ए बी सी डी ई एफ, अब इसका आंसर जीरो ही आएगा। आप चाहे तो इसको
इसको एक्सपैंड करके देख लो, एक्सपैंड करो, ठीक है। तो कैसे एक्सपैंड करते हैं, पहला एलिमेंट 0, फिर इसके साथ इसकी रो इसका कॉलम छोड़ के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो मर्जी है, देखो बाहर 0 है तो ये 0 ही आएगा, है ना, छोड़ दो, चलो कर दो, CF माइनस आएगा E इंटू डी, ये कोई नंबर होंगे, अभी छोड़ो, ए के साथ माइनस का साइन आएगा, माइनस ए इंटू इसका रो और कॉलम छोड़ा, F इंटू 0 0 माइनस देखो 0 इंटू डी 0 प्लस ये वाला एलिमेंट इसके साथ प्लस का साइन B इंटू इसका कॉलम इसका रो छोड़ा, E इंटू 0 इज 0 माइनस 0 इंटू सी 0, देखो सभी एलिमेंट 0 हो रहे हैं, ये बाहर 0 है, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 होगा तो 0 ए से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 होगा, 0 बी से मल्टीप्लाई होगा 0, सो 0 माइनस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सो अब ये भी एक प्रॉपर्टी समझ लो आप, किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर एक रो एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 0 हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे हम ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे हम कॉलम फर्स्ट को लिखेंगे एज कॉलम फर्स्ट प्लस कॉलम सेकंड प्लस कॉलम थर्ड। कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड भी ऐड करना है और कॉलम थर्ड भी ऐड करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिया है क्योंकि ये इसको 0 के इक्वल प्रूव करना है। सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगी, अगर मैं ये ऑपरेशन लगाता हूँ, ऐड कर दूँ, फर्स्ट कॉलम में सेकंड कॉलम का एलिमेंट भी ऐड करना है और थर्ड का भी, सो ये हो जाएगा ए माइनस बी, इसमें ऐड किया ये वाला एलिमेंट बी माइनस सी प्लस इसमें ऐड किया सी माइनस ए। सिमिलरली यहाँ पे बी माइनस सी, इसमें ऐड किया सेकंड का एलिमेंट सी माइनस ए, इसमें ऐड किया थर्ड का भी एलिमेंट ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे इन तीनों को ऐड कर दो, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस, ये तो फर्स्ट कॉलम आया ना। सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को एज इट इज़ लिखना है क्योंकि उन पे हमने कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, हमने फर्स्ट कॉलम पे ऑपरेशन लगाया, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, यहाँ पे भी प्लस बी माइनस बी प्लस ए माइनस ए प्लस सी माइनस सी, तो सो ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ बचेगा बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी एंड दिस इज इक्वल टू 0 एंड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्यों 0 हुआ, क्योंकि इसका एक कॉलम के एलिमेंट क्या हो गए 0 0, किसी भी एक कॉलम के या किसी एक रो के अगर तीनों एलिमेंट 0 0 0 हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इस डिटर्मिनेंट को भी आपको क्या करना है 0, तो 0 करने के लिए या तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम के एलिमेंट को 0 0 0 कर दो, या दो कॉलम्स या दो रोज को आप क्या कर दो सेम कर दो। ये एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही प्रॉपर्टी से ये दोनों प्रॉपर्टी निकली हैं। देखो हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि किसी भी डिटर्मिनेंट में अगर दो रोज या दो कॉलम के ए बी सी डी ई एफ ए बी सी, दो रोज या दो कॉलम के एलिमेंट अगर आइडेंटिकल हो तो उसका आंसर 0 होता है। अब यहाँ पे देखो रो फर्स्ट और रो थर्ड के कॉलम मैंने सेम लिखे हैं, ठीक है, तो इसका आंसर 0 होगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको खुद बताई कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो के या किसी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट 0 0 0 हो जाए तब भी उसका आंसर 0 होता है, वो इसी प्रॉपर्टी से निकल के आई है। देखो अगर मैं यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा दूँ, क्योंकि रो फर्स्ट और रो थर्ड सेम है तो मैं ऑपरेशन लगा रहा हूँ, रो फर्स्ट को लिख रहा हूँ एज रो फर्स्ट माइनस रो थर्ड, रो फर्स्ट में से रो थर्ड मैंने माइनस करनी है, ठीक है। तो देखो ए माइनस ए 0, ठीक है, रो फर्स्ट में से रो थर्ड माइनस कर रहा हूँ, बी माइनस बी 0, क्योंकि आइडेंटिटी का है ना दोनों रोज, एक रोज में से दूसरी रो को माइनस करूँगा तो आंसर 0 0 0 आएगा। सी माइनस सी इज 0, तो डी ई एफ एज इट इज़, ए बी सी एज इट इज़। देखो अब एक रो के एलिमेंट हो गए ना 0 0, तो इसका आंसर क्या होगा 0, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी यहीं से निकल के आएगी, इसी का नेक्स्ट पार्ट है ये, ठीक है, क्योंकि दो रोज अगर आइडेंटिकल होंगी तो उनको हम माइनस करके ऑपरेशन लगा देंगे, माइनस करने पे एक रो के एलिमेंट 0 0 या एक कॉलम के एलिमेंट 0 0 0 हो जाएंगे, देन भी आंसर क्या आएगा 0 आएगा। सो ये दोनों प्रॉपर्टी सेम ही है, इसी प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी निकल के आती है। सो किसी भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होने के लिए दो चीज़ें जरूरी है, दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए, या तो इसके उस डिटर्मिनेंट के दो रोज या दो कॉलम्स आइडेंटिकल होने चाहिए, या उस डिटर्मिनेंट के किसी एक रो का किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो रोज को आइडेंटिकल करने की ट्राई करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो 6 2 3 5 7 8 9 और यहाँ पे है 65, यहाँ पे बड़े नंबर है 75 एंड 86। देखो अगर 65 में से मैं 7 को माइनस करता हूँ तो 2 तो नहीं बनेगा, ठीक है ना, लेकिन 65 में से अगर 7 का कोई मल्टीपल में माइनस करता हूँ, जैसे 9 टाइम्स 7 माइनस करता हूँ, 9 7 हो जाएगा 63, 9 7 63, 65 माइनस 63 करूँगा तो यहाँ कितना बचेगा 2, और यहाँ पे भी 2 है ना 2, तो ये दोनों एलिमेंट सेम हो जाए। अब नेक्स्ट पे भी यही ऑपरेशन लगाना है, 75 में से इसका 9 टाइम्स माइनस करना है, सो 8 इंटू 9 इज 72, है ना, 75 माइनस 72 हो जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना, यहाँ 3 आ जाएगा। 9 इंटू 9 इज 81, और 86 माइनस 81 करेंगे तो 5 बचेगा, तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, तो ये और ये वाली रो सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे मुझे क्या ऑपरेशन लगाना है, जो रो कॉलम मेरे पास थर्ड है
पहले तो लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट है 2 3 5 7 8 9। ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कैसे दो रोज़ को मैं सेम करूँ, कैसे दो कॉलम्स को सेम करूँ, कैसे या तो किसी एक रो किसी एक कॉलम के तीनों एलिमेंट को मैं 0 0 कर दूँ, ताकि क्योंकि इसको मुझे किसके को प्रूव करना है 0 0 तभी हो सकता है, इन्हीं दो केसेस में 0 होता है। अब मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, कॉलम जो थर्ड है ना उसको मैं लिख रहा हूँ कॉलम थर्ड में से माइनस कर रहा हूँ 9 टाइम्स कॉलम सेकंड ही माइनस कर रहा, कॉलम सेकंड का 9 टाइम्स माइनस करना है, ठीक है। सो क्या हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी आपकी, कॉलम थर्ड पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम को एज इट इज़ लिख दो 2 3 5 7 8 9। अब कॉलम थर्ड पे क्या लिखना है, कॉलम थर्ड में से माइनस करना 9 टाइम्स कॉलम सेकंड का एलिमेंट। सो पहले तो इसका 9 टाइम्स करो, 7 × 9, चलो मैं कर लेता हूँ, 65 में से मुझे माइनस करना है 9 टाइम्स कॉलम सेकंड का एलिमेंट। देखो यही था ना, कॉलम थर्ड का एलिमेंट लिखना है पहले, माइनस 9 टाइम्स कॉलम सेकंड का एलिमेंट लिख दिया 7। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे 75 है, 75 कॉलम थर्ड का एलिमेंट माइनस 9 टाइम्स, इसी का कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा कॉलम सेकंड में वो है 8, और यहाँ पे हो जाएगा 86 माइनस 9 टाइम्स 9। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे आप 2 3 5 7 8 9, 9 × 7 इज 63, 65 माइनस 63 कितना हो जाएगा 2, 9 × 8 इज 72, सो 75 माइनस 72 इज 3 हो जाएगा, 9 × 9 इज 81, 86 माइनस 81 5 हो जाएगा। अब देखो कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड आइडेंटिकल हो चुके हैं तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। सिंस कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम थर्ड आर आइडेंटिकल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, अगेन एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसको भी आपको 0 के इक्वल करना है, ठीक है। सो इसको भी हम कैसे करेंगे, दो रोज या दो कॉलम सेम करने की ट्राई करते हैं, या किसी एक कॉलम या किसी एक रो के सारे एलिमेंट को सेम करना होगा, ठीक है। सो हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू अ डिटर्मिनेंट 1 1 1 BC, यहाँ पे है CA, यहाँ पे है AB, और यहाँ पे देखो A है अंदर B प्लस C, A को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, A B के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, AB प्लस C के साथ भी होगा AC, यहाँ पे हो जाएगा BC प्लस BA, यहाँ पे हो जाएगा CA प्लस CB, ओके। अब सामने दिख रहा है यहाँ पे कि ये वाले एलिमेंट को मैं सेम कर सकता हूँ अगर मैं कॉलम सेकंड में कॉलम थर्ड में कॉलम सेकंड को ऐड कर देता हूँ। देखो यहाँ पे AB और AC है बट BC नहीं है, BC यहाँ पे BC और AB है बट CA नहीं है, CA तो यहाँ पे CA और CB है बट AB नहीं है, AB तो यहाँ पे है। सो ये वाले एलिमेंट अगर मैं इन एलिमेंट्स में ऐड कर देता हूँ तो ये सारे एलिमेंट सेम हो जाएंगे, अगर सेम हो जाएंगे तो इनको मैं कॉमन ले सकता हूँ, अगर कॉमन ले लूँगा तो यहाँ क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, 1 1 1, और पहली रो के पहले कॉलम के एलिमेंट भी 1 1 1 है, तो दो कॉलम हो जाएंगे आइडेंटिकल, इसका आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। सो हमें यहाँ पे क्या ऑपरेशन लगाना है, पहले कॉलम थर्ड में मुझे कॉलम थर्ड को लिखना है एज कॉलम थर्ड प्लस कॉलम सेकंड, कॉलम थर्ड में मुझे कॉलम सेकंड को ऐड करना है, तो क्या बन जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, वी विल गेट लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी आपकी, यहाँ है 1 1 1, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को एज इट इज़ लिखो क्योंकि कॉलम थर्ड पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, और कॉलम थर्ड पे क्या ऑपरेशन लगाया, कॉलम थर्ड में ऐड किया है कॉलम फर्स्ट, ठीक है, कॉलम सेकंड सॉरी, तो ये हो जाएगा AB प्लस AC और इसमें ऐड हो जाएगा BC, और यहाँ पे देखो BC प्लस BA प्लस ऐड हो जाएगा CA, यहाँ पे CA प्लस CB और प्लस इसमें ऐड हो जाएगा AB। अब थर्ड कॉलम के तीनों एलिमेंट देखो सेम है, सिर्फ टर्म्स आगे पीछे जो एडिशन होती है वो कॉमोडेटिव होती है, A प्लस B का आंसर वही होगा जो B प्लस A का होगा, है ना, तो आगे पीछे होने से कुछ नहीं होता। देखो यहाँ पे AB AC और BC है, यहाँ पे भी देखो AB ये है, AC ये है आपके पास और BC ये है, यहाँ पे भी देखो AB ये है ना, और BC ये है और AC ये है, तो ये तीनों एलिमेंट सेम है, तीनों टर्म सेम है, तो इनको मैं कॉमन ले सकता हूँ। सो मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, ये पूरा एलिमेंट मैंने कॉमन ले लिया, AB प्लस AC प्लस BC, ये तीनों में था। सो यहाँ क्या बचेगा, कहाँ से कॉमन लिया, थर्ड कॉलम से, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स में जब हम कॉमन लेते हैं तो हर एक एलिमेंट से वो कॉमन ले सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में जब कोई एलिमेंट कॉमन लेते हैं तो वो किसी एक रो से कॉमन आता है या किसी एक कॉलम से कॉमन आता है, तो कॉलम थर्ड से कॉमन लिया, ये कॉलम फर्स्ट और सेकंड वैसे रहेंगे 1 1 1 BC CA AB, तो यहाँ से तो हमने ये पूरा कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 1, ये पूरा भी कॉमन ले लिया क्योंकि ये सेम ही था, ये 1 ये भी कॉमन ले लिया 1। अब देखो सिंस कॉलम ये जो है फर्स्ट और कॉलम थर्ड सेम हो गए तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आपके पास बचेगा AB प्लस AC प्लस BC
इंटू ये पूरा 0 हो गया, और 0 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इज 0 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो जितना आप इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे आपको खुद माइंड में स्ट्राइक करेगा कि इस क्वेश्चन को मुझे किस तरह से सॉल्व करना है। जितनी आपकी प्रॉपर्टीज़ क्लियर होंगी ना तो आपको खुद स्ट्राइक करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया प्रीवियस क्वेश्चन से। वाई? प्रीवियस क्वेश्चन में इजी था, राइट हैंड साइड 0 थी, तो 0 करने के लिए हमें सिर्फ 2 कॉलम या 2 रोज को आइडेंटिकल करना था, तो वो 0 हो गया था। ठीक है, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो 0 नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, कोई बात नहीं, हम करते हैं प्रॉपर्टीज यूज़ करेंगे डिटर्मिनेंट की और इसको इसके इक्वल करना है। सो पहले तो हम कंसीडर कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास? एक डिटर्मिनेंट है और डिटर्मिनेंट का हर एक एलिमेंट में 2-2 टर्म्स है, तो 2-2 टर्म्स वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिर वो 6 डिटर्मिनेंट का सम बन जाएगा, है ना। देखो 2 टर्म यहाँ पे हैं, 2 टर्म यहाँ पे है, 2 टर्म यहाँ पे है, 6 डिटर्मिनेंट का सम बन जाएगा। सो हम कोई और प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वो लेंथी हो जाएगी वो वाली प्रॉपर्टी। पी प्लस क्यू, यहाँ पे है वाई प्लस जेड। पहले किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट को हमें सेम करना होगा। ठीक है, सो हम यहाँ पे फर्स्ट ऑपरेशन क्या लगाते हैं? रो फर्स्ट में या कॉलम फर्स्ट में कर दो। ठीक है, रो में भी लगा सकते हो ऑपरेशन, कॉलम में भी। रो फर्स्ट में रो सेकंड भी ऐड करते हैं और रो थर्ड भी ऐड करते हैं। उससे क्या होगा? देखो यहाँ पे है बी और सी, यहाँ पे है सी ए, यहाँ पे ए बी। इन तीनों एलिमेंट को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो देखो क्या आएगा आंसर। देखो बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, यही थे ना, ये तीनों एलिमेंट को ऐड किया। सी भी 2 बार है, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, दैट इज 2 कॉमन ले लेंगे, 2 टाइम्स ए आएगा प्लस 2 टाइम्स बी प्लस 2 टाइम्स सी, और 2 कॉमन ले लूँगा, बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पे बचेगा पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे 9 वेरिएबल आपको दिए हुए हैं, ए बी सी पी क्यू आर एंड एक्स वाई जेड। मैंने देखा कि ए बी सी जो है वो फर्स्ट कॉलम में, पी क्यू आर जो है वो सेकंड कॉलम में, और ये 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड थर्ड कॉलम में। ठीक है, सो हमें क्या करना है? इनको ऐड करके इकट्ठे करना है। तो ऐड तभी इकट्ठे कर सकते हैं कि इनको रोज़ को ऐड करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने ऑपरेशन लगाया, रो फर्स्ट को मैं लिख रहा हूँ रो फर्स्ट प्लस रो सेकंड प्लस रो थर्ड। उससे क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, रो फर्स्ट में रो सेकंड भी ऐड करनी है, रो थर्ड भी ऐड करनी है, तो देखो 2 टाइम्स ए 2 टाइम्स बी 2 टाइम्स सी हो जाएगा, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अल्टीमेटली ये आएगा आपके पास। तो मैं डायरेक्ट यही लिख रहा हूँ, यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स पी प्लस क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देख लो यही होगा, आप ट्राई करके देख लो। ठीक है, रो 1 में मैंने रो सेकंड भी ऐड किया और रो थर्ड भी, और रो सेकंड को एज इट इज़ लिखना है क्योंकि ऑपरेशन हमने सिर्फ रो फर्स्ट पे लगाया। आर प्लस पी जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। अब देखो एक स्टेप तो मेरा हो गया, फर्स्ट रो में देखो तीनों एलिमेंट के साथ 2 2 आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। और राइट हैंड साइड में देखो, राइट हैंड साइड में भी क्या था? 2 कॉमन था ना, तो इसलिए हमने ये वाला ऑपरेशन लगाया। इससे क्या होगा? 2 कॉमन आ जाएगा। सो हमारा एक स्टेप तो हो गया, 2 तो हो गया। अब अंदर वाली जो डिटर्मिनेंट बचेगी उसको ये बनाना है आपने। ठीक है, सो 2 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचेगा यहाँ पे? ए प्लस बी प्लस सी फर्स्ट रो से। ठीक है, अगर ये मैट्रिक्स होती तो 2 कॉमन लेने के लिए 2 हर एक एलिमेंट के साथ होना चाहिए था, फिर 2 कॉमन ले सकते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या होता है? किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में वो एलिमेंट होना चाहिए तो उसको कॉमन ले सकते हो। यहाँ बचेगा पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ आपका बचेगा सी प्लस ए, आर प्लस पी, ये तो एज इट इज़ रहेंगे, जेड प्लस एक्स, ए प्लस बी, पी प्लस क्यू, एक्स प्लस जेड। अब इस डिटर्मिनेंट को हमें ये डिटर्मिनेंट बनाना है। इस डिटर्मिनेंट में देखो एक एक एलिमेंट है, तो इसका मतलब कुछ माइनस करना पड़ेगा ताकि कैंसिल हो जाए। ठीक है, सो मैं पहले क्या ऑपरेशन लगा रहा हूँ? रो, अब मैंने रो का ऑपरेशन लगा दिया है, ये मैंने पहले बताया था मैट्रिक्स में भी, तो अब हम रो का ही ऑपरेशन लगा सकते हैं। आप कॉलम का ऑपरेशन ही लगा सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपने रो का ऑपरेशन लगाया तो उस पूरे क्वेश्चन में आप रो का ही ऑपरेशन लगाओगे। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, इन एलिमेंट्स को माइनस करना है। माइनस करने पे देखो कैंसिल हो जाएगा ना, एक एक एलिमेंट बच जाएगा। सो पहला ऑपरेशन में लगा रहा हूँ, रो फर्स्ट में से रो सेकंड को माइनस कर दूँ। देखो रो फर्स्ट को लिख रहा हूँ मैं, रो फर्स्ट माइनस रो सेकंड। उससे क्या होगा? देखो ए प्लस बी प्लस सी में से सी और ए जब माइनस हो जाएंगे, दैट इज सी और ए कैंसिल, यहाँ सिर्फ बी बचेगा, एक एलिमेंट, और मुझे एक ही एलिमेंट चाहिए है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ए है, तो वो हम एक्सचेंज कर देंगे बाद में, यहाँ पे बी को ले आएंगे। ठीक है, सो मैं क्या कर रहा हूँ, रो फर्स्ट को लिख रहा हूँ, रो फर्स्ट माइनस रो सेकंड, तो क्या हो जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 2 तो वहीं पे रहेगा। रो फर्स्ट में से रो सेकंड को माइनस करना है। देखो ए प्लस बी है इसका एलिमेंट, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें से माइनस करना है मुझे सी और ए को। तो जब माइनस करूँगा तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों प्लस के हैं, दोनों माइनस के हो जाएंगे, तो आएगा माइनस सी माइनस ए। ठीक है, इतना तो क्लियर होना चाहिए, 12th क्लास में आप पहुँच गए हो। माइनस ए प्लस से कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, आपके पास सिर्फ बचेगा बी, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे बी ही लिख रहा हूँ। यहाँ पे देखो आर और आर कैंसिल, पी और पी कैंसिल,
ये नहीं सोचना कि P प्लस P 2P हो जाएगा, हम ऐड नहीं कर रहे हैं, इनको माइनस कर रहे हैं, P और P कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ सिर्फ Q बचेगा। यहाँ पे क्या कैंसिल हो जाएगा, अगर इसमें से मैं ये माइनस करता हूँ तो Z और Z कैंसिल, X और X कैंसिल, बचेगा भाई। देखो फर्स्ट रो में एक एक एलिमेंट बचा और यहाँ पे तो वही बचेगा क्योंकि फर्स्ट रो पे हमने ऑपरेशन लगाया R प्लस P, Z प्लस X, यहाँ पे A प्लस B, P प्लस Q एंड X प्लस Y। ठीक है, नाउ फर्स्ट रो में सभी एलिमेंट में अब एक एक टर्म बची है। अब इन रो में भी हमें क्या करना है, माइनस करके इनमें एक एक टर्म बचनी चाहिए। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो रो थर्ड में से अगर मैं रो फर्स्ट को माइनस कर देता हूँ, देखो यहाँ A प्लस बी माइनस बी, A प्लस बी माइनस बी प्लस बी कैंसिल, सिर्फ बचेगा A, तो एक एलिमेंट बच जाएगा। आपका यहाँ पे टारगेट क्या होना चाहिए, आपको हर रो में एक एक एलिमेंट लाना है, एक एक टर्म का एलिमेंट लाना है। ठीक है, सो अब मैं ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ, रो थर्ड में से माइनस करूंगा रो फर्स्ट, रो थर्ड पे ऑपरेशन लगाया तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो हमारी हो जाएगी, फर्स्ट और सेकंड रो को एज इट इज़ लिखना पड़ेगा क्योंकि रो थर्ड पे ऑपरेशन लगा रहे हो। बी क्यू वाई, यहाँ सी प्लस ए, यहाँ आर प्लस पी और यहाँ पे आ जाएगा आपका जेड प्लस एक्स। अब रो थर्ड में से रो फर्स्ट को माइनस करना है, ए प्लस बी माइनस बी, बी और बी कैंसिल, क्या बचेगा ए, पी प्लस क्यू माइनस क्यू, क्यू क्यू कैंसिल, क्या बचेगा पी, एक्स प्लस वाई माइनस वाई, वाई वाई कैंसिल, क्या बचेगा एक्स। ठीक है, देखो यहाँ भी एक एक एलिमेंट हो गया, यहाँ भी एक एक। अब इस कॉलम, इस रो का भी कुछ करना है, इसमें भी एक एक एलिमेंट लाना है। यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट है, सी और ए, तो इसमें से मैं ये तो माइनस नहीं कर सकता, इसमें तो बी है, कुछ कैंसिल नहीं होगा। इसमें से ये वाली रो माइनस करूंगा तो ए और ए क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ देखो पी और पी कैंसिल, यहाँ एक्स और एक्स कैंसिल। तो अब आपको ऑपरेशन लगाना है, रो सेकंड को आपको लिखना है, रो सेकंड माइनस, कौन सी रो माइनस करनी है इसमें से, रो थर्ड। फर्स्ट नहीं कर सकते, ठीक है, फर्स्ट माइनस करने पे कुछ कैंसिल नहीं होगा। देखो सी प्लस ए में से अगर मैं माइनस करता हूँ बी तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन सी प्लस ए में से अगर मैं माइनस करता हूँ थर्ड रो का एलिमेंट माइनस ए, तो माइनस ए प्लस ए कैंसिल, क्या एक एलिमेंट बचेगा। सो यू विल गेट लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, रो सेकंड पे ऑपरेशन लगा रहे हैं तो फर्स्ट रो को एज इट इज लिखो, और रो सेकंड को कैसे लिख रहे हैं, रो सेकंड में से रो थर्ड माइनस करनी है। सो सी प्लस ए माइनस ए कैंसिल, बचेगा सी, यहाँ पे पी पी कैंसिल, बचेगा आर। देखो जेड प्लस एक्स माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, क्या बचेगा जेड, और थर्ड रो में ए एज इट इज़ क्योंकि सेकंड रो पे ऑपरेशन लगाया। अब हमारा हो गया क्वेश्चन 2 आ गया कॉमन, और अंदर भी एक एक एलिमेंट बचा है, लेकिन जो एक एक एलिमेंट बचा है वो रोज आगे पीछे हैं, बस इतना फर्क है। देखो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना था उसमें पहली रो है ए पी एक्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए पी एक्स कौन सी रो है, थर्ड रो है, ठीक है, और यहाँ पे सेकंड रो है बी क्यू वाई वाली, और बी क्यू वाई वाली तो फर्स्ट रो है, और यहाँ पे जो थर्ड रो है वो सी आर जेड है, और सी आर जेड हमारी सेकंड रो है। तो कुछ नहीं करना, रोज को इंटरचेंज करेंगे, हम रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये प्रॉपर्टी पड़ी है, कोई भी दो रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। ये फर्क पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट के साथ माइनस साइन, उसका साइन चेंज होता है, अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। सो पहले हम कौन सी दो रोज को चेंज करो, देखो ये बी वाली रो जो है वो ये सेकंड रो है और यहाँ पे फर्स्ट है, तो इसको मुझे सेकंड पे लाना है, तो मैं फर्स्ट और सेकंड को एक्सचेंज कर देता हूँ। तो कैसे लिखेंगे, एक्सचेंज कैसे लिखते हैं, डबल हेड वाला एरो R1 R2। इसका मीनिंग हो रहा है कि इसका मीनिंग हो जाएगा कि हम रो 1 और रो सेकंड को एक्सचेंज कर रहे हैं, रो फर्स्ट की जगह रो सेकंड लिखेंगे और रो सेकंड की जगह रो फर्स्ट लिखेंगे। सो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू, अब दो रोज को एक्सचेंज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, साइन चेंज होगा। अब इस डिटरमिनेंट के साथ कौन सा साइन है, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस है, तो अब ये क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। सो -2, ठीक है, रोज चेंज करने से एक माइनस आ जाएगा। अब ये तो सेकंड रो हो जाएगी, सेकंड फर्स्ट की जगह आ जाएगी, सेकंड रो आ जाएगा सी और जेड, सेकंड रो बन गई फर्स्ट रो और फर्स्ट रो बन जाएगी आपकी सेकंड रो, और थर्ड रो एज इट इज़, क्योंकि थर्ड रो पे हमने कोई ऑपरेशन ही नहीं लगाया। क्या हमारा आंसर आ गया, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। राइट हैंड साइड में देखो ए पी एक्स है फर्स्ट रो, सेकंड रो हमें मिल गई है बी क्यू वाई, देखो यहाँ पे क्या है बी क्यू वाई, लेकिन फर्स्ट रो है ए पी एक्स और थर्ड रो है सी जेड आर, लेकिन यहाँ उल्टा है। इसका मतलब अब हमें इन दोनों रोज को एक्सचेंज करना होगा, और यहाँ देखो माइनस भी आ रहा है, लेकिन यहाँ तो माइनस नहीं है ना। अब हम जब इन दो रोज को एक्सचेंज करेंगे तो एक माइनस और आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन होगा, हम रो फर्स्ट को एक्सचेंज कर रहे हैं किसके साथ, अब रो थर्ड के साथ। क्या हो जाएगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स, एक माइनस और आ गया और एक माइनस पहले से था -2, ये माइनस पहले से था, एक माइनस और आया बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेशन। तो रो फर्स्ट जो है वो थर्ड लिखनी है और थर्ड को फर्स्ट लिखना है। सो थर्ड जो है वो फर्स्ट बन जाएगी, ए पी एक्स आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड रो एज इट इज़ क्योंकि सेकंड पे कोई ऑपरेशन नहीं लगाया इस स्टेप में, और जो फर्स्ट रो है वो थर्ड बन जाएगी, यहाँ आ जाएगा सी आर जेड, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। सो यू विल गेट योर आंसर, ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, विच इम्प्लाइज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यहाँ गया 2 ए पी एक्स बी क्यू वाई
and CRZ, which is your required right hand side. This is your right hand side. This is your question number 5th. क्वेश्चन नंबर 6, अगेन एक डिटर्मिनेंट दिया है, इसको आपको 0 के इक्वल करना है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डिटर्मिनेंट को लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नाम दे देंगे। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है, हम डेल्टा से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट को इस सिंबल से डिनोट करते हैं, डेल्टा। सो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, हमारे पास डिटर्मिनेंट लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटर्मिनेंट दी है 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c 0। ये आपको डिटर्मिनेंट दिया है, इसको 0 के इक्वल करना है। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा, 2 कॉलम और 2 रोज को सेम करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट है। देख लो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे ही होती है, डायगोनल के एलिमेंट 0 0 और अपोजिट वाले एलिमेंट इक्वल एंड अपोजिट, a माइनस b प्लस b माइनस c प्लस c, ठीक है। ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो से भी माइनस कॉमन लेंगे, सेकंड रो से भी माइनस कॉमन लेंगे और थर्ड रो से भी माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। सो 3 माइनस आएंगे भाई, है ना। तो माइनस जब 3 बार मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, -1 कॉमन ले रहे हैं 3 बार, सो आएगा -1 इंटू -1 इंटू -1, दैट इज -1 का क्यूब आएगा भाई। और अगर पावर ऑड हो तो आंसर माइनस में ही होता है, तो माइनस आएगा। 3 बार माइनस अगर मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, देखो सिंपल, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, अल्टीमेटली एक ही माइनस बाहर आएगा, ठीक है। सो मैं तो -1 लिखूंगा 3 बार, -1 रेज टू पावर 3। जब भी माइनस कॉमन लेते हैं ना तो 1 भी साथ में आता है। 1 से मल्टीप्लाई करने पे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा। अगर कोई डिटर्मिनेंट है सपोज, इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिटर्मिनेंट मीन्स एक नंबर, डिटर्मिनेंट मीन्स एक नंबर होता है, उसको सॉल्व करके तो आंसर एक नंबर ही तो आता है ना। तो किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसलिए माइनस अकेला नहीं लिखते, -1 लिखते हैं हमेशा। -1 मैंने तीनों रो से कॉमन लिया तो -1 क्यूब आ गया बाहर। अब माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज हो जाएंगे, 0 तो 0 ही रहेगा, 0 इज इक्वल टू -0, 0 या +0, a जो है माइनस ही हो जाएगा और ये b जो है माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, 0 0, ये -c है तो ये +c हो जाएगा, ये +b है तो -b हो जाएगा, ये +c है तो -c, 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। +0 या -0 एक ही बात, ओके। मैंने क्या किया, एक माइनस यहाँ से कॉमन लिया, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो माइनस कॉमन लेने पे साइन चेंज होता है, तो सब टर्म के साइन चेंज हो गए। और इसको मैंने नाम दिया था डेल्टा, विच इम्प्लाइज दैट डेल्टा इज इक्वल टू, अब देखो -1 का क्यूब -1 ही आएगा, दैट मीन्स एक माइनस आ जाएगा, है ना। और ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अच्छा नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, 0, यहाँ पे क्या है -a, यहाँ पे क्या है b, यहाँ पे क्या है a, 0 c, और यहाँ पे आपका -c एंड 0। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट। क्या कहती थी प्रॉपर्टी फर्स्ट, कि किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दो तो उसकी वैल्यू सेम रहती है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। सो वी विल गेट डेल्टा इज इक्वल टू माइनस, तो रोज को कॉलम बना के लिख दो, 0 -a b, ये बन जाएगा फर्स्ट कॉलम, ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी है। सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा a 0 c, और थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा -b -c 0। अब देखो यहाँ पे ये जो आ रही है डिटर्मिनेंट, ये तो वही डिटर्मिनेंट है जो गिवन थी, देखो 0a -b, यहाँ भी देखो 0a -b, नेक्स्ट रो -a 0 -c, और यहाँ देखो -a 0 -c, bc 0 bc 0, ये तो वही डिटर्मिनेंट है डेल्टा, जिसको मैंने नाम दिया था डेल्टा, जो गिवन थी। सो इस डिटर्मिनेंट की जगह मैं डेल्टा लिख सकता हूँ, इस डिटर्मिनेंट की जगह क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा। सो विच इंप्लाइज दैट डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा। देखो क्या आंसर आ रहा है आपके पास, डेल्टा एक नंबर होगा, क्योंकि डेल्टा हमने डिटर्मिनेंट को डिनोट किया, और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे एक नंबर ही आंसर आता है। तो कोई नंबर किसी को अपने ही नेगेटिव के इक्वल तो नहीं हो सकता ना, है ना। कोई प्लस नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल तो हो नहीं सकता, 2 और -2 इक्वल थोड़ी होते हैं। सिमिलरली 4 इज नॉट इक्वल टू -4, सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जिसका पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आंसर हमेशा सेम होता है, वो होता है 0। 0 इज इक्वल टू -0, इट मीन्स ये वाली इक्वेशन तभी पॉसिबल है जब डेल्टा की वैल्यू क्या हो, 0 होगी। 0 इज इक्वल टू -0 होता है, और किसी नंबर के लिए पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा, तभी ये इक्वेशन पॉसिबल है, और ये तो हमें प्रूव करना था। इस डिटरमिनेंट को हमने नाम दिया था डेल्टा, और इसको किसके इक्वल प्रूव करना था, 0 के। सो यहाँ से आप लिख सकते हो दिस इक्वेशन इज ओनली पॉसिबल इफ डेल्टा इज 0, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो माइनस डेल्टा को मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा।
सो डेल्टा प्लस डेल्टा और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, दैट इज जीरो। डेल्टा प्लस डेल्टा क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड होगा, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0/2 एंड एनीथिंग जीरो डिवाइड बाय एनीथिंग इज जीरो ही होता है। सो डेल्टा की वैल्यू जीरो आ गई, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। डेल्टा हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, लेफ्ट हैंड साइड की जो डिटरमिनेंट थी उसी को तो नाम दिया था डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ तक सॉल्व करके ऐसा भी लिख सकते हो कि दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन डेल्टा इज इक्वल टू जीरो, या फिर ऐसे सिंप्लीफाई करके भी इसको जीरो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, आपको ये डिटरमिनेंट दी है, इसको अब राइट हैंड साइड जीरो नहीं है, इसको इक्वल करना है 4a² b² c² के इक्वल। ओके, सो हम कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और फिर प्रॉपर्टी देखेंगे कौन सी यूज़ करनी है, ठीक है। सो इसका फर्स्ट कॉलम है -a² ba ca, या सेकंड कॉलम है ab -b² cb, और थर्ड कॉलम है आपके पास ac bc -c²। जैसे ही मैंने ये डिटरमिनेंट लिखी, पहले तो मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे देख लो, यहाँ कुछ ना कुछ आपको कॉमन दिख ही जाएगा। अगर मैं फर्स्ट रो देखता हूँ, देखो तीनों के पास a है, तो यहाँ फर्स्ट रो से मैं a को कॉमन ले सकता हूँ। सेकंड रो देखो तो उसमें b कॉमन है, थर्ड रो देखो तो वहाँ पे c कॉमन है ना। सिमिलरली कॉलम में भी देख सकते हो, देखो फर्स्ट कॉलम में a कॉमन है, सेकंड कॉलम में b कॉमन है, और थर्ड कॉलम में c कॉमन है। सो चाहे रो से कॉमन लो, चाहे कहाँ से कॉलम से आप कॉमन लो। सो फर्स्ट रो से मैंने a को कॉमन लिया तो a आ गया यहाँ पे, सेकंड रो से मैंने b को कॉमन लिया क्योंकि तीनों एलिमेंट के साथ b है, और थर्ड रो से मैंने c को कॉमन लिया। और देखो यहाँ क्या बच जाएगा, फर्स्ट रो से मैंने a को कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा -a² था, तो अब a बचेगा, a कॉमन ले लिए, यहाँ बचेगा b, a कॉमन ले लिए, यहाँ बचे c। सेकंड रो से हमने b को कॉमन लिया तो एक b यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा a, यहाँ b² था, एक b कॉमन लिया है तो एक b बच जाएगा, सॉरी ठीक है, -b साथ रहेगा क्योंकि माइनस तो नहीं ना कॉमन लिया। यहाँ से b कॉमन लिया, क्या बचा c। नेक्स्ट यहाँ से c कॉमन लिया तो a b एंड यहाँ पे बचेगा -c। अगेन कुछ कॉमन दिख रहा है अभी भी, फर्स्ट कॉलम में देखो a कॉमन है, सेकंड कॉलम में देखो b कॉमन है, और थर्ड कॉलम में c कॉमन है, ठीक है। सो फर्स्ट कॉलम से a बाहर आएगा, एक a पहले से बाहर था, एक a और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा a²। सेकंड कॉलम से b कॉमन आएगा, एक b पहले से था बाहर, एक b और आएगा b², एक c पहले से था, एक c थर्ड कॉलम से आएगा, सो क्या हो जाएगा c²। अब फर्स्ट कॉलम से हमने a को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा -1, a को कॉमन लिया 1 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ -1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे 1 1 -1। ओके, क्या कोई दो रो या दो कॉलम सेम होंगे? नहीं है, ठीक है। अगर हुए तो फिर तो जीरो हो जाएगा आंसर, लेकिन जीरो नहीं करना हमें। 4a² b² c², a² b² c² देखो आ गया है, इसका मतलब अब सिर्फ 4 और चाहिए। इट मीन इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस डिटरमिनेंट को सिंपल करने के लिए, एक्सपेंशन के लिए ईजी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऑपरेशन लगाते हैं जिससे दो एलिमेंट इसके जीरो हो जाएं, ठीक है। किसी भी डिटरमिनेंट को एक्सपैंड करने से पहले इजी मेथड ये होता है कि कोई भी दो एलिमेंट अगर जीरो हो रहे हैं तो उनको जीरो कर दो, उससे क्या होगा, दो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो आपका एक्सपेंशन ईजी हो जाएगी उस डिटरमिनेंट की, ठीक है। सो हम वही करने जा रहे हैं। यहाँ पे हम एक ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे R1 को देखो, अगर मैं लिखता हूँ R1 + R2 तो पहले दोनों एलिमेंट R1 के जीरो हो जाएंगे। कैसे, R1 को मैं R2 के साथ ऐड करूँगा तो -1 + 1 तो यहाँ जीरो हो जाएगा, +1 - 1 देखो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, और +1 + 1 यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ दो जगह जीरो हो जाएगा ना। फिर इस डिटरमिनेंट को मैं फर्स्ट रो के अलोंग ओपन करूँगा, ठीक है। पहले दो एलिमेंट तो है ही जीरो हैं तो वो लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ थर्ड वाला एलिमेंट लेना है, उसकी रो कॉलम छोड़ के जो चार एलिमेंट बचेंगे उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखना आंसर 4 ही आएगा, ठीक है। सो पहले तो ये ऑपरेशन लगा दो, सो यू विल गेट a² b² c², रो फर्स्ट में रो सेकंड ऐड की तो -1 + 1 जीरो हो गया, +1 - 1 ये भी जीरो हो गया, 1 + 1 2, और सेकंड रो और थर्ड रो को एज इट इज़ लिख दो बिकॉज हमने फर्स्ट रो पे ऑपरेशन लगाया, -1। दिस इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपेंड करना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो है एक्सपेंशन के बिना नहीं हो सकता, ठीक है। लास्ट स्टेप तक आप ट्राई करना कि एक्सपेंशन के बिना हो क्वेश्चन, लेकिन इसको अब एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। इसको हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। a² b² c² एज इट इज़, और अंदर आपका आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं तो ये एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं क्योंकि ये है ही जीरो, ये भी लेने की जरूरत नहीं, ये भी जीरो, सिर्फ ये वाला एलिमेंट लेना, और इसके साथ साइन कौन सा होता है, प्लस का। सो आएगा 2 × इसका कॉलम और इसका रो छोड़ दिया, और बाकी चार एलिमेंट ये बचते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। 1 × 1 = 1, फिर बीच में आता है माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस है, 1 × -1 -1 आएगा, उसका माइनस अलग से आएगा -1, ये ब्रैकेट क्लोज। दिस इज अगेन इक्वल टू a² b² c², और इसको सॉल्व करके क्या आएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 1 = 2 एंड 2 × 2 = 4, यहाँ आएगा 4 को पहले लिख दो, 4 a² b² c², और दिस इज अवर रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड, ठीक है। सो हमने क्या किया इस एक्सरसाइज में, फर्स्ट क्वेश्चन अभी फर्स्ट 7 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, बाय यूजिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।